Okay, so good afternoon, everyone. So, in the last class, we discussed about financial benchmarking in India. Okay, in financial benchmarking, we discussed about MIBOR, MIBIT, and other things are schemes of banks. ठीक है, फाइनेंशियल बेंचमार्किंग क्या होती है, इसमें स्टैंडर्ड मार्केट रेट्स वगैरह डिसाइड करने होते हैं। ठीक है, कौन जो कि फॉलो करते हैं, कौन करते हैं, इंस्टीट्यूशंस करते हैं यानी बैंक्स करते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स करते हैं यानी एनबीएफसीज वगैरह करती हैं। ठीक है, होते क्या है, बेंचमार्क रेट्स कौन से होते हैं, जैसे कि माइबोर, जैसे कि मिबिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए, गोल्ड के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए, ये सारे फाइनेंशियल बेंचमार्क्स है यानी इनके इंटरेस्ट रेट तय करना है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल बेंचमार्किंग। जो कि करता कौन है, बताएगा कोई, कौन करता है फाइनेंशियल बेंचमार्किंग? बताइए सर, कल बताया था कौन करता है फाइनेंशियल बेंचमार्किंग। वेरी गुड आराधना, एफबीआईएल, दैट इज फाइनेंशियल बेंचमार्किंग इंडिया लिमिटेड। ओके, कब इसकी स्थापना हुई थी, ये बॉडी कब बनी थी? 2000, कोशिश कीजिए बताने की। 2000, 2000 कौन से में? 12, 13, 14, 15, नहीं पता। 14 में। ओके यार, बी अवेयर। ओके, तो हम लोगों ने माइबोर किया था, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। इसको कॉल मनी रेट भी बोलते हैं, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रोज में, ठीक है, जो बैंक एक दूसरे से लोन लेते हैं, ठीक है, उसको इंटर बैंक ऑफर्ड रेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने दूसरे बैंक को ऑफर किया कि हाँ यार, मैं आपको 4% ब्याज पे या 3% ब्याज पे पैसे दे दूंगा। ठीक है, इंटर बैंक लोन ऑन अ डे टू डे बेसिस, दैट इज अ, एक बैंक के पास पैसे की कमी हुई है, अ बैंक शॉर्ट ऑफ फंड्स ऑन अ गिवन डे मे बोरो फ्रॉम अनदर बैंक व्हिच मे हैव अ surplus funds. ठीक है, and MIBOR reflects the price at which short-term funds are made available to the participating banks. Okay, and MIBOR is the rate at which banks are willing to lend to other banks. ठीक है, it is taken from LIBOR, that is London Interbank Offered Rate. Okay, the another one is Mumbai Interbank Bidding Rate, bid rate. It is a rate at which banks would like to borrow from another banks. कि हाँ यार, इतने रेट पे मैं आपसे लेना चाहता हूँ, if you have a money then you can give me at that much amount of interest. Now the thing is, who decide the MIBOR and MIBIT? The answer is FBIA, that is Financial Benchmark India Private Limited. इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि दिसंबर 2014 में हुई थी। ठीक है, देखो अभी आपको मैंने कल कोई चीज कराई है, अगर आपको अभी तक वो नहीं याद है तो अभी इसका मतलब इन्फेंट फेज चल रहा है, अभी आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो प्लीज मेक दिस थिंग श्योर कि पहले आप लोग इस पे पकड़ अच्छी बनाएं। समझे मेरी बात? इस पे पकड़ अच्छी बन जाएगी तो आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सब अपने आप आ जाएंगी। ओके, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि 2014 में बनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में आई है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है एफबीआईएल। इट इज क्रिएटेड बाय द जॉइंट ओनरशिप ऑफ फिम्टा, FDI and IBA, that is Indian Bank Association, to administer financial benchmarks, but it is regulated by the RBI. और इसका काम क्या है एफबीआईएल का? ऑब्जेक्टिव टू डेवलप एंड एडमिनिस्टर द इंडियाज बेंचमार्क रिलेटेड टू मनी मार्केट, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद हाई लिक्विडिटी लाइक गोल्ड और डॉक्यूमेंट्स ऑफ reputed companies, securities of reputed companies या shares of reputed companies and short maturities are traded, government security and foreign exchange market. Okay, उसके बाद हमने पढ़ा था कि आरबीआई किस तरह से बैंकिंग हैबिट्स किस तरह डालेगी। जाहिर सी बात है, उनको पहले एक बार तो लोन देना पड़ेगा ना। अगर आपको अपने दोस्त को मुर्गा खिलाना, आपका दोस्त वेजिटेरियन है, आपको उसको मुर्गा खाने की आदत डालनी है कि यार कल को ये मेरे को भी खिला दे, ठीक है ना, तो आपको तो एक दो बार लेके जाना पड़ेगा पैसे खर्च के, है ना, कि चल कोई नहीं बेटा, आज तेरे को मुर्गा खिलाता हूँ बढ़िया वाला। तो आप उसको चिकन विकन खिलाओगे तो उसको भी लालच पड़ेगा, अरे यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है ना, जो कि जबरदस्त वैसे नहीं है।
एनीवेज, सो उसको चस्का पड़ गया तो फिर रोज आपके साथ जाना शुरू हो गया, ठीक है। फिर वो कहता है कोई नहीं, आज मैं तेरे को खिलाता हूँ। सिमिलरली बैंकों ने भी क्या किया, आरबीआई ने भी क्या किया, एक लीड बैंक स्कीम अडॉप्ट की, ठीक है, 1969 में। इसमें उन्होंने क्या किया कि हर पब्लिक सेक्टर बैंक यानी हर सरकारी बैंक को कुछ डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए, ठीक है, और उनको कहा कि आप लीड करो, क्योंकि बैंक स्कीम का नाम क्या है, लीड बैंक स्कीम। लीड मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लो टू ब्रिंग अबाउट इंटेंसिव डेवलपमेंट, उस जगह की इंटेंसिव डेवलपमेंट करो उन जिलों की, बाय आइडेंटिफाइंग देयर प्रॉब्लम। उनकी प्रॉब्लम देखो कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, credit requirement, credit gap, interacting with local agencies and preparing credit development plan, ठीक है। And this scheme is based on area approach, okay। Similarly इसकी सब स्कीम है सर्विस एरिया अप्रोच, जो कि 1989 में आई। This is the sub scheme of the lead bank scheme. Under this, every public sector bank has to adopt a cluster of villages. इससे पहली वाली में क्या अडॉप्ट किया था, जैसे इसमें क्लस्टर ऑफ विलेजेस अडॉप्ट किए, इससे पहली वाली में क्या अडॉप्ट किया था बताइए। डिस्ट्रिक्ट, वेरी गुड संदीप, ठीक है। इसमें क्लस्टर ऑफ विलेजेस और सेमी अर्बन एरियाज, ये चीजें आपने याद रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फॉर देयर इंटेंसिव डेवलपमेंट, ओके। उसके बाद आई सर डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम, जो कि आई सर 1972 में, ठीक है। अंडर विच इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी माने बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है, फॉर एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक टू lend at least 1% of its total loan at the end of the preceding year to the poorest of the poor families at a mere 4% rate of interest, जिसमें हर पब्लिक सेक्टर बैंक की यानी हर सरकारी बैंक की ये जिम्मेवारी लगाएगी कि भाई साहब आपको अपना जो टोटल लोन है, सपोज करो आपने 100 करोड़ का लोन देना है, तो उसका 1% आपको इनको देना है, गरीबों से भी गरीब लोग, ठीक है, यानी पूरेस्ट ऑफ द पुअर को देना है एट अ मेयर 4% इंटरेस्ट, सिर्फ 4% इंटरेस्ट पे, ठीक है। इसमें कौन सी फैमिली एलिजिबल होगी, जिसको हम पूरेस्ट ऑफ द पुअर बोलेंगे, वही जिनकी एनुअल इनकम यानी साल की इनकम 18,000 रुपए से कम है, ग्रामीण इलाकों में यानी रूरल एरियाज में, और 24,000 अर्बन एरियाज में। एंड दोज हु आर नॉट हैविंग मोर देन 2.5 एकड़ ऑफ अनइरिगेटेड लैंड एंड 1 एकड़ ऑफ इरिगेटेड लैंड, ओके। जस्ट रिमेंबर दीज फिगर्स, 2.5 एकड़ ऑफ अनइरिगेटेड लैंड and 1 एकड़ of irrigated land, just remember this thing। तो ये था सर हमारा कल का लेक्चर। इसमें बताइए सर कोई डाउट है तो फिर हम अपना बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पार्ट 4 है हमारी बैंकिंग सेक्टर की वीडियो का। इसमें सर कोई डाउट हो तो ओके, दैट्स ग्रेट। तो आगे चलते हैं सर हम लोग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की तरफ, ठीक है। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है सर, रिफॉर्म्स का मतलब कोई बताएगा? DIRS समझ नहीं आया इसमें, यार आप लोग टॉपिक खत्म होने के बाद क्यों आपको याद आता है कि पूछना है, आपको उसी टाइम पॉइंट आउट किया करो ना। मैंने आपको पहले भी बोला कि जिस टाइम चल रहा है वो टॉपिक, उसके बाद क्या ऐसा होता है कि 5 मिनट बाद रियलाइज होता है, जैसे कईयों को 5 मिनट बाद चुटकुला समझ में आता है, ऐसा ऐसा तो नहीं है आप लोगों का? डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम नाम से क्लियर है ना, कल भी बताया था, आज दोबारा बताया, फिर अब तिबारा तीसरी बार बता रहा हूँ। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम का मतलब क्या है, इसमें मैंडेटरी है यानी कंपलसरी है हर सरकारी बैंक को कि आपको साल के एंड में जो भी आप टोटल लोन दे रहे हैं उसका 1% आपको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को देना है एट अ मेयर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ 4% ब्याज पे आपको लोन देना उसको। और उसके लिए कौन सी फैमिली एलिजिबल होगी, जिनकी साल की इनकम 18,000 रुपए से कम है, ग्रामीण इलाकों में 24,000 रुपए से कम है या 24,000 है बाकी इलाकों में, ठीक है। और 2.5 एकड़ की अनइरिगेटेड लैंड नहीं होनी चाहिए, और एकड़ इससे कम, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 1 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इरिगेटेड लैंड। ये मतलब है, बताइए अभी आया समझ? नाम से क्लियर है, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट। तो पहले भी तो यही चीज बोली थी, पहले कोई कम थोड़ी बोला था, पहले भी सेम ही इतना ही बोला था। ऐसा तो नहीं जानबूझ के मतलब दिल करता है कि दोबारा से बुलवाएं, ऐसा ऐसा है क्या कि चलो बिल्ले बैठे हैं चलो दोबारा से लिख देंगे वो समझा दो? देखो ऐसा मत करो, ठीक है।
आपको जेन्युइनली जो चीज नहीं समझ आ रही है, तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि साथ ही साथ आपको रिपीट कर दूं। इन केस आपको कोई चीज नहीं समझ आती है, ओके, तो आप उसी दौरान पूछें, जब वो टॉपिक चल रहा है उसके बाद मत पूछें प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ओके। हाँ, तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग 1991 में। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म मीन्स चेंज, ठीक है। रिफॉर्म्स मीन चेंज करना, ठीक है। वेरी गुड, जैसा अवनीत ने बताया, चेंज करना, ओके। तो पार्ट 4 है वीडियो का, ये हम पढ़ते हैं, हम हमारी बैंकिंग सेक्टर की वीडियो का। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स माने चेंज, ठीक है। आप किसी चीज में चेंज क्यों करते हैं सर? हम किसी चीज में चेंज क्यों करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप आंसर राइटिंग की अभी बात कर रहे थे, ऐसे राइटिंग की बात कर रहे थे, तो बताइए हम किसी चीज में चेंज क्यों करते हैं, बदलाव क्यों लेकर आते हैं? बिल्कुल सही बताया मैम ने, टू इम्प्रूव, फॉर बेटरमेंट, वेरी गुड। फ्लॉज दूर करने के लिए, बहुत जबरदस्त। इम्प्रूवमेंट के लिए, वेरी गुड, ठीक है ना। कोई बदलाव लाने के लिए, है ना। तो जाहिर सी बात है, बदलाव क्यों लेके आएंगे? जैसा कि मैम ने कहा, कुछ फ्लॉज दूर करने के लिए, पहले कुछ कमी होगी तभी बदलाव लेके आएंगे, है ना। सपोज करो कि मैं आपका लेक्चर टाइमली ना लूं, है ना, मैं आपका लेक्चर टाइमली नहीं ले रहा, आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ ऐसे। कई टीचर्स में, बिलीव मी, अगर आप और इंस्टीट्यूट्स में जाएं, बिलीव मी सीरियसली, आई एम डैम 110% श्योर, सीरियसली बता रहा हूँ, वो इसी तरह पढ़ाते हैं। 1951 to 69, दिस इज अ पीरियड ऑफ क्लास बैंकिंग ओवर स्मॉल private sector banks. 1969, Indira Gandhi nationalized 14 commercial banks. 69 to 91, period of mass banking. Literally, they just dictate all the things जो कि लिखी होती हैं। I swear, यहाँ आपको एकदम एक एक चीज बारीकी से समझाई जा रही है, ठीक है। हाँ, तो सपोज करो अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं, इस तरह डिक्टेट करवाऊं, जो लिखा हुआ है सिर्फ वही बोल दूं, आपको समझाऊं ना, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप कहोगे कि यार मैनेजमेंट को कि अरे यार दिक्कत आ रही है ना, और फिर वो नया टीचर लाएंगे, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कुछ पहले वाले में कुछ कमियां थी, तभी बदलाव लाया गया, तभी नया टीचर लाया गया। समझे मेरी बात? सो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को पढ़ने के लिए, यानी बदलाव लाए क्या गए, उसके लिए हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। यानी कि सपोज करो दीपांशु सर की जगह अगर कोई राकेश सर सपोज कोई लाए जाए, ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि यार राकेश सर क्यों आए, तो आप उसको बैकग्राउंड बताओगे ना, दीपांशु सर में ये कमियां थी, ठीक है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड बहुत जरूरी होता है सर, याद रखना। जैसे कि सपोज करो आपका फ्रेंड आया, उसने बोला कि भाई साहब मेरी और मेरे दोस्त की लड़ाई होगी, आपस में दो सहेलियां आई, उन्होंने कहा हम दोनों की आपस में लड़ाई होगी, एक दूसरे की चोटियां पकड़ के मार रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो आपके पास आएंगी कि यार मैं ना अब इससे बात नहीं करती, तो आप वो थोड़े से स्वादु किस्म के आदमी, आप स्वाद लेने के लिए उससे क्या कहोगे, थोड़ा बैकग्राउंड तो समझाओ, है ना। बैकग्राउंड तो समझाओ कि क्या दिक्कत थी, मतलब तुम्हारी शुरुआत कब से हुई थी दोस्ती की, तभी तो मजा आएगा तुम्हारी बात सुनने में। अच्छा वो तुम्हें यही बोलती थी, अच्छा वो तुम्हें ये बोलती थी, बैकग्राउंड पता होगा तभी कहानी सुनने में मजा आएगा ना। समझे मेरी बात? अगर तुम्हें डायरेक्ट ही दिखा दें कि हीरो हीरोइन को मिल जाती है लास्ट में, अगर लास्ट वाला सीन पहले ही दिखा दें, तो मजा आएगा कहानी में? नहीं आएगा। इसलिए कोई भी चीज पढ़ो, कोई भी न्यूज पढ़ो, इंडिया इजराइल की न्यूज है, इंडिया पैलेस्टीन की न्यूज है, पैलेस्टीन इजराइल की न्यूज है, तब से पहले उसका बैकग्राउंड पढ़ो, पैलेस्टीन कहाँ पे है, इजराइल कहाँ पे है, इन दोनों की लड़ाई कब से शुरू हुई, ठीक है। तब जाके आपको आज की प्रेजेंट न्यूज समझ में आएगी। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है सर। तो बैकग्राउंड हर चीज का पता होना चाहिए सर, याद रखेंगे। तो बैकग्राउंड क्या है सर, 1951 से 69, दिस इज अ पीरियड ऑफ क्लास बैंकिंग। क्लास बैंकिंग का मतलब क्या है कि मतलब बढ़िया बढ़िया बैंक खुल रहे थे, ठीक है, अभी मतलब धीरे धीरे खुल रहे थे, थोड़े थोड़े खुल रहे थे, क्लास बैंकिंग, ठीक है, ओवर स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। लेकिन 1969 में क्या हुआ, 1969 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने, देवी जी ने क्या किया, शी नेशनलाइज 14 कमर्शियल बैंक्स, 14 बैंकों को कमर्शियलाइज कर दिया।
ठीक है, नेशनलाइज, सॉरी कमर्शियलाइज नहीं किया, नेशनलाइज कर दिया, कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, समझे, यानी सरकारी बना दिया बेसिकली। ठीक है, और 1969 टू 91 ये पॉइंट याद रखिए सर, इस पीरियड में क्या हुआ, दिस इज द पीरियड ऑफ मास बैंकिंग। सर बैंक ही बैंक खुल रहे हैं सारी जगह, बैंक ही बैंक, बैंक्स फॉर एवरीबॉडी, बैंक्स फाइनेंसिंग इन अ बिग वे, दबा के बैंक फाइनेंस दे रहे हैं, ले बेटा तू भी लोन ले, तेरे को भी लोन चाहिए स्कूटर के लिए, ले बेटा तू भी ले, तेरे को भी चाहिए बुलेट के लिए, तू भी ले लोन, तेरे को थार लेनी है, ले बेटा 15 लाख का तेरे लिए भी लोन। तो बैंक फॉर एवरीबॉडी एंड बैंक फाइनेंसिंग इन अ बिग वे, जैसे कि लिखा हुआ है 69 टू 91 दिस इज द पीरियड ऑफ मास बैंकिंग। ऐसी बात है सर, आपके मम्मी पापा, आप जलंधर में आए हो हमारे इंस्टीट्यूट में, ठीक है, आपके मम्मी पापा हमेशा आपको 5,000 रुपये पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा हर महीने आपको 1 लाख रुपए देने लग जाए, ठीक है, तो क्या होगा सर, क्या दिक्कत होगी, आप लोग गवारा हो जाओगे, है ना, आप लोग इधर उधर तफरी मारोगे कि अरे क्या जरूरत है ना। तो वही चीज हुआ, मैनी सीरियस डेवलपमेंट्स टुक प्लेस, हुआ क्या सर, बैंकिंग सेक्टर ग्रेजुअली इरोडेड द प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि आपको पता है सर बैंकों में लोन ले लेते हैं लोग और देते नहीं है, चुकाते नहीं है, पता है सभी को, सुना होगा आपने, आसपास भी सुना होगा आपने, कई लोग आसपास में अड़ोस पड़ोस में ले लेते हैं ना, लोन ले लेते हैं और पैसे नहीं देते हैं ना। तो बैंकों की, बैंक जब इतना दबा के लोन दे रहे थे तो उनमें से जाहिर सी बात है, अब सारे के सारे ऐसे तो नहीं है कि सारे के सारे टाइमली लोन का इंटरेस्ट चुका देंगे, उसका प्रिंसिपल अमाउंट चुका देंगे, कुछ लोग तो डिफॉल्टर भी होंगे। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, यानी ग्रेजुअली इरोड होने लगी, धीरे धीरे खत्म होने लगी। दूसरी चीज क्या है, राइजिंग एनपीएस, कोई बताएगा मेरे को एनपीएस क्या होता है, देखते हैं कौन है होशियार बच्चा, एनपीएस क्या होता है बताइए सर, एनपीएस किसको बोलते हैं, एनपी, गूगल मत करना प्लीज, एनपीएस चलो मैं बताता हूँ, एनपीएस क्या होते हैं, एनपीएस बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, यानी जो एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नाउ द थिंग इज, इसमें एसेट क्या चीज है, बैंक का एसेट क्या होता है सर, बैंक का एसेट क्या होता है सर, आपको बताया था हमने फर्स्ट क्लास में, वेरी गुड मनीष, लोन, बैंक का एसेट क्या होता है, लोन, इसका मतलब लोन से बैंक को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना, तो बैंक का एसेट क्या हुआ, लोन, ठीक है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा देखो समझ आए, मैंने आपको बताया बैंक का एसेट क्या है, लोन, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बैंक का एसेट है, जो लोन था, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी कि वो एनपीए कब बनता है, जब उसने किसी डिफॉल्टर आदमी को पैसे दे दिए, उसने विजय माल्या को पैसे दे दिए, विजय माल्या पैसे लेके उड़ गया, ठीक है, वो ऐसे बंदे को पैसे दे दिए और वो एसेट जो लोन था उसका परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी उसका जो प्रॉफिट वगैरह आना था वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझेंगे, एनपीएस क्या होता है, बेसिकली वो लोन जिसको बैंक जो है एनपीए करार दे देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट करार दे देता है 90 दिनों के बाद, कि अभी यार ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, पिछले 90 दिनों से, पिछले 3 महीने से पैसे नहीं दे रहा, 90 दिनों से पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, तो इसको एनपीए की कैटेगरी में डाल दो, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दो, समझे सर। तो हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास बैंकिंग का पीरियड था, दबा के बैंक खुले, बैंक फॉर एवरीबॉडी, बैंक फाइनेंसिंग इन अ बिग वे, तो हुआ क्या सर, राइजिंग एनपीए, एनपीए तो बढ़ने थे, समझे मेरी बात, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, 14 में से 20 नेशनलाइज्ड बैंक्स वर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स इन 1991, जब इतने सारे बैंक खुल गए, ठीक है, बैंक में उन्होंने कर्मचारी रख लिए, अब सबकी तनख्वाहें भी देनी है, सारा कुछ करना है ना, तो भाई साहब जब लोग तनख्वाहें कहाँ से देंगे जब लोन के पैसे ही नहीं आ रहे, तो बैंकों का खर्चा तो बढ़ ही जा रहा था, तो जिससे क्या हुआ, 20 में से 14 बैंक भाई साहब मरने की हालत में हो गए 1991 के दौरान, ठीक है, क्योंकि ब्लाइंड ब्रांच एक्सपेंशन हो रही थी भाई साहब, अंधाधुंध एक्सपेंशन,
ले भाई उसकी गली में भी बैंक खोल दे, उसकी गली में बैंक खोल दे, समझे मेरी बात। तो अच्छा, और क्या चीज हुई, ओवर स्टाफिंग, जैसे मैंने आपको बताया दबा के कर्मचारी रख लिए। स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन अगेन लीडिंग टू राइजिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, अलग से ट्रेड यूनियन भी बना दी जिससे और ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ गया बैंकों का। नो मैकेनिज्म टू रिकवर एनपीएस एक्सेप्ट द कोर्ट्स, ठीक है ना, सिर्फ आपको पता है कि कोर्ट ही था उस टाइम। अगर एनपी, अगर कोई बंदा बैंक के पैसे नहीं दे रहा, लोन नहीं चुका रहा, तो सिर्फ कोर्ट पे ही जा सकते हो, और कोर्ट का तो पता ही है आपको, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पता ही है ना। तो कोई मैकेनिज्म नहीं था एनपीए रिकवर करने का, ना ही कोई साउंड बैंकिंग नॉर्म्स थे लाइक बेसल नॉर्म्स। अभी बेसल नॉर्म क्या है इतना अभी बाद में समझाऊंगा, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में। अभी के लिए इतना समझे कि बेसल नॉर्म्स एक तरह की औषधि है, एक तरह की दवाई है जिससे एनपीएस रिकवर हो जाए, ठीक है, बस इतना समझिए, ठीक है। A frequent practice of loan waivers by politicians as banks were treated as tools to gain political mileage। और मतलब कि जो नेता वेता लोग थे वो क्या कहते थे कि भाई साहब आप हमें वोट दो, हम आपको बैंकों से लोन दिलवा देंगे, आपको 50 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, 15 लाख का लोन, जितने का भी चाहिए हम दिलवा देंगे, एक बार आप हमारे को पावर में आने दो। जैसा कि लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ लोन वेवर्स बाय पॉलिटिशियंस, ठीक है। लोन वेव ऑफ भी करते थे। लोन वेव ऑफ समझते हो, जैसे कहते हैं ना, कई बार न्यूज में सुना होगा कि किसानों का लोन माफ हो जाएगा जो बैंकों से लिया, सुना है आपने कभी, किसानों का लोन माफ करा देगी सरकार, है ना। सो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने लगा है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंटली लोन मेलास बाय बैंक्स मेरली टू फुलफिल द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट, याद है मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी सेक्टर को देने के लिए। हाँ, याद है मैंने प्रायोरिटी सेक्टर्स बताए थे कुछ, एग्रीकल्चर, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एजुकेशन, है ना। तो कुछ इस तरह के टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए बैंक लोन मेला भी लगाता था, ठीक है। लोन मेला समझते हो, देखो होगा ना, बैंकों के बाद दिवाली धमाका, क्रिसमस धमाका, न्यू ईयर धमाका, इस तरह लोन मिलेगा, इस तरह से लोन मेला लगाता था, ठीक है। उस वक्त कैश रिजर्व रेशियो भी बड़ी हाई होती थी और एसएलआर भी बड़ा हाई होता था, ये चीज ध्यान रखो सर। यानी कि बैंक को उस टाइम बड़ा सारा रिजर्व रखना पड़ता था आरबीआई के पास, और लिक्विड एसेट्स में भी ज्यादा रखना पड़ता था। उसके बावजूद भी ये सब दिक्कतें आ गई, देख सकते हो कितनी सारी दिक्कतें आ गई। ये समझ में आया, बैकग्राउंड समझ में आया सर, तभी हम सुधार पे पहुंचेंगे। बैकग्राउंड समझ में आया, सभी को आया, सभी को आया बच्चा लोग। ओके 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 ओके, ठीक है सर, आगे चलते हैं हम लोग। अब सुधार पढ़ते हैं, क्योंकि अभी नहीं आया तो अभी पूछ लेना। हाँ, सिक्स और मैंने अभी आपको बोला था यार कि बेसल नॉर्म्स को भी सिर्फ इतना पढ़ो कि एक तरह की दवाई है जो कि एनपीए निकालने का काम करेगी। एनपीए नाम की बीमारी है, उसको कम करने का काम करेगी, बस अभी तक इतना समझो। अभी नहीं मैं कराऊंगा बेसल नॉर्म, इसके बाद आएगा। अभी हम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ इतना पढ़ो। ये इसमें क्या समझना है, सिक्स पॉइंट में क्या समझना है, इंग्लिश पढ़नी आती है आपको, मैम रिपीट करोगे क्या लिखा हुआ है ये इंग्लिश पढ़नी आती है आपको। इसका मतलब क्या है, नो मैकेनिज्म टू रिकवर एनपीएस एक्सेप्ट द कोर्ट्स, इसमें क्या नहीं समझ में आया। नो मैकेनिज्म, कोई दूसरा बच्चा बताएगा मैम को जिनको समझ आ गया। नो मैकेनिज्म टू रिकवर एनपीएस, कोई मैकेनिज्म नहीं है एनपीए को रिकवर करने का, यानी कोई तरीका नहीं है एनपीए को रिकवर करने का, एक्सेप्ट द कोर्ट्स, सिर्फ कोर्ट्स के अलावा। कोर्ट समझते हो, कोर्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। तो उनके अलावा कोई तरीका नहीं है। अच्छा, और कौन सा है भाई साहब, डिस्कनेक्ट हो गया था, दैट्स योर हेडेक। ब्लाइंड ब्रांच एक्सपेंशन, ये इंग्लिश लिखी हुई है यार, इसका मतलब क्या समझाऊं मैं। ब्लाइंड ब्रांच एक्सपेंशन का मतलब क्या है। ब्लाइंड ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा, अंधा होता है ना, अंधाधुंध एक्सपेंशन कर दी बैंकों की। नो वे टू रिकवर द डिफॉल्टर्स एक्सेप्ट द कोर्ट्स, हाँ बिल्कुल सही बात। चलें आगे, मेरे से इंग्लिश की हिंदी मत पूछो,
कोई वर्ड, कोई कंसेप्चुअल चीज है वो नहीं समझ में आई, वो सब पूछो यार। ये क्लियर लिखा हुआ है, नो मैकेनिज्म टू रिकवर एनपीएस एक्सेप्ट द फोन। इसमें तो कुछ समझने की बात ही नहीं है, ये तो बात लिखी हुई है, ये तो फैक्चुअल बात है ना। ये कोई, ये तो है नहीं कि इसके पीछे कुछ समझाने का लॉजिक है। ये तो एकदम हिंदी में कन्वर्ट करो, आपको समझ आ जाएगी। समझे मेरी बात? आपकी इंग्लिश कमजोर है या कुछ दिक्कत है, वो आप अपना उस चीज पे वर्क करो, ठीक है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको, या ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, भाई साहब उससे पहले आप अपनी हैबिट बनाओ, चीजें समझने की हैबिट बनाओ, इंग्लिश अपनी स्ट्रांग करो। समझे मेरी बात? इंग्लिश स्ट्रांग करने का मतलब ये भी नहीं कि एमए कर लो इंग्लिश में या पीएचडी करने बैठ जाओ। मतलब कि आपको इंग्लिश इतनी समझ में नहीं कि भाई आपको समझ आ जाए। द हिंदू न्यूज़पेपर ले लिया आप सभी ने? आपसे मैंने कल भी पूछा था। द हिंदू न्यूज़पेपर आप सभी पढ़ रहे हो? डेली ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कि नहीं पढ़ रहे, कि नहीं शुरू किया अभी तक द हिंदू न्यूज़पेपर? ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो ना? समझ आ रहा है? दिक्कत आती है थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत दिक्कत आती होगी, इंग्लिश को भी टफ होती है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, शुरुआत में दिक्कत आ रही होगी, थोड़ा सा ऊपर से भी जा रहा होगा कुछ कुछ पॉइंट, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी नहीं, ज्यादा ही आ रही होगी दिक्कत, मेरे को पता है शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। जो थोड़ी थोड़ी बोल रहे हैं उनको ज्यादा दिक्कत आती होगी, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्लुएंसी आ गई है, द हिंदू तो मतलब 10 मिनट में खत्म हो जा रहा है, ऐसा भी है क्या? कोई बच्चे हैं क्या इतने टैलेंटेड? हाँ, क्योंकि अभी धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे वर्ड्स की, आपको मैंने शायद बताया हो या ना हो, एक छोटी सी नोटबुक ले लो, 5 रुपए की या 10 रुपए की पतली सी, ठीक है। उसमें वो वर्ड्स जोट डाउन किया करो, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं वो दोबारा दोबारा रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। उनका हिंदी मीनिंग लिखो, इससे क्या होगा, तुम्हारी उस वर्ड के ऊपर पकड़ मजबूत हो जाएगी। ये चीज का ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं सर। अभी फ्लॉज ही चल रहे हैं, अभी कमियां चल रही हैं। अगला फ्लो क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिवॉइड ऑफ एनी कंपटीशन, ठीक है, यानी कोई कंपटीशन नहीं था उनके लिए, एज देयर वर वेरी फ्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी सरकारी बैंक थे, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़े बहुत थे, फॉरेन बैंक्स भी थोड़े बहुत थे, ठीक है। तो कंपटीशन था नहीं, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक की मोनोपोली बनी हुई थी, ठीक है। एज देयर इज एन अजम्पशन दैट इवन इफ बैंक डोंट परफॉर्म दे कैन बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि एक अजम्पशन थी, एक मन में धारणा थी कि अगर बैंक बढ़िया नहीं परफॉर्म करेंगे तो क्या है, गवर्नमेंट देख लेगी अपने आप, गवर्नमेंट की तो बैंक है, ठीक है ना। और 12th पॉइंट क्या है? पैथेटिक कस्टमर सर्विस। आपको भी पता होगा, आप शायद पता हो या नहीं पता हो, कई बार देखते हो बैंक्स में जाते हो तो थोड़ी सी बदतमीजी से बोलते हैं कि अरे 2 नंबर पे चले जाओ, अरे 3 नंबर पे चले जाओ, 3 नंबर पे चले जाओ, 4 नंबर पे चले जाओ, वो शुक्ला जी के पास जाओ, मिश्रा जी के पास, इस तरह करते हैं कई बार, मतलब परेशान कर देते हैं आपको, उस टेबल पे जाओ, उस पे जाओ, उस पे जाओ, वहां से साइन कराओ, ये कराओ, है ना। तो वो कस्टमर सर्विस पैथेटिक होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर पैथेटिक कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो ऑल अबव फैक्टर्स, जितने भी अबव फैक्टर्स अभी हमने पढ़े हैं 12 के 12, दे बिकेम अ ग्राउंड ऑफ 1991 रिफॉर्म। ये जो 1991 में जो चेंज आए थे, जो 1991 में चेंज आए थे, ये उसका कारण बने, ठीक है सर। तो आगे चलें सर हम। बैकग्राउंड क्लियर है सर सभी को? शुक्र है। आगे चलते हैं सर हम लोग। तो सर बारी आती है रिफॉर्म्स की। ये सर उस टाइम ये लोग थे, ये जो आपके मनमोहन सिंह जी थे, ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। मनमोहन सिंह जी के बारे में पता है आपको? एसएमएस सरदार मनमोहन सिंह, ठीक है। ये सरदार मनमोहन सिंह जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इनकी गवर्नमेंट थी, इनका नाम क्या है? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो इसको नरसिम्हा राव रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, याद रखना। 1991 रिफॉर्म्स को पीवी नरसिम्हा राव रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो फोटो दिखाई हुई ताकि आपको याद रहे। तो रिफॉर्म्स हुए सर,
नरसिम्हन कमेटी 1991 में हुई। ओके, 1991 में बनी नरसिम्हन कमेटी 1991 में। उसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, यानी उसने कुछ सुझाव दिए। वो सुझाव क्या थे? सबसे पहला कि भैया नो फर्दर ब्रांच लाइसेंसिंग। अभी आपको लाइसेंस नहीं बांट रहे हैं बैंकों के लाइसेंस। अब बैंक, क्योंकि ब्लाइंड ब्रांच एक्सपेंशन हो रहा था, तो अभी क्या कर दिए, लाइसेंस बांटने अभी बंद कर दिए बिल्कुल। दूसरा सर, दूसरा पॉइंट क्या, दूसरी रिकमेंडेशन क्या दी है ना, ये रिकमेंडेशन है, सुझाव है कि अभी ब्रांच लाइसेंसिंग नहीं देनी। दूसरा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सरकारी बैंक शुड फ्री टू ओपन और क्लोज अ बैंक, ओपन अ ब्रांच एक्सेप्ट क्लोजिंग अ ब्रांच इन रूरल एरिया। वो कहते हैं कि अभी जो सरकारी बैंक है, ठीक है, जिनका मतलब बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो अभी उनको अलाउ है कि आप अपने बैंक की ब्रांच खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन आपको रूरल एरियाज में अपनी ब्रांच बंद नहीं करनी है, क्योंकि गांव के लोगों को जरूरत है उस टाइम, ठीक है, क्योंकि डेवलप तभी होंगे, है ना। दूसरा सर, मोर प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स शुड सेट अप टू प्रमोट कंपटीशन। याद है मैंने अभी बताया था कि प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स कम थे, जिस वजह से कंपटीशन कम था। तो सॉरी, तो सरकारी बैंकों को ये था कि अरे यार, हम ही है राजे, और इन केस अगर हमारा कल को कुछ दिवाला भी निकल जाता है, अगर हमारा बिजनेस बढ़िया नहीं चलता, तो हमारी तो गवर्नमेंट केयर कर ही लेगी। ओके, सो मोर प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स शुड सेट अप टू प्रमोट द कंपटीशन, ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, पब्लिक सेक्टर बैंक शुड परमिटेड टू इशू शेयर्स एंड मोबिलाइज कैपिटल, ठीक है। सरकारी बैंक शेयर इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स वगैरह इशू कर सकते हैं। शेयर बॉन्ड्स वगैरह क्या होते हैं यार, बेसिकली एक कागज होता है, कागज के ऊपर लिखा होता है कि हाँ 1 लाख रुपए का, वो देखा, वो नोट सा छपा होता है, कागज देखे हो आपने कभी, ऐसा नोट सा छपा होता है, उसके ऊपर कुछ बैंक लिख देता है, कभी गौर किया हो? ऐसा नोट सा छपा नहीं होता कागज के ऊपर, नहीं पता शायद। ओके, पता है, चलो कोई नहीं, देखना। तो बैंक, जो सरकारी बैंक है, एफिडेविट टाइप इस तरह से साइन वाइन कर देते हैं कि हाँ जितने का भी वो ड्राफ्ट होता है, शेयर होता है, वो इशू कर देते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक शुड परमिटेड टू इशू शेयर्स एंड मोबिलाइज कैपिटल। स्पीडी कंप्यूटराइजेशन, भाई साहब अब ये कब तक आप कॉपी किताबों में लिखते रहोगे हिसाब किताब, अब कंप्यूटर वगैरह चलाना सीख लो, है ना। छठा नंबर, प्रायोरिटी सेक्टर शुड ब्रॉट डाउन टू 10%। कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर को जो लैंडिंग है, जो पैसे वैसे देते हो, उसको 10% और कम देने शुरू करो। लेकिन ये वाली चीज कंसीडर नहीं हुई थी, जैसे ये लिखा हुआ है नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। उसके बाद है सर, शार्प रिडक्शन इन सीआरआर एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर बहुत ज्यादा कर रखा था, अभी उनको का कि कम करो, ठीक है ना। आगे चलते हैं सर, स्पेशल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स टू रिकवर एनपीएस। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डेट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है सर कर्ज। रिकवरी का मतलब तो पता ही है, रिकवर करना। ट्राइब्यूनल मतलब एक तो होते हैं कोर्ट और एक होते हैं ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल मतलब जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हो, ठीक है। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो आप सिविल केस भी ले जाओ, चाहे क्रिमिनल केस ले जाओ, चाहे और भी कोई केस ले जाओ, ठीक है। लेकिन जो ट्राइब्यूनल होता है ना, ये स्पेसिफिकली बनाए होते हैं कि हाँ यार ये स्पेशल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है, मतलब कि आपका कर्जा वसूलेगा बेसिकली। सिर्फ इसका काम, इस ट्राइब्यूनल का काम है तो कोर्ट की तरह, लेकिन इसका काम सिर्फ कर्जा वसूलने का, ये कर्जा सिर्फ वसूलने की कोर्ट है, समझे मेरी बात। स्पेशल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाएंगे टू रिकवर द एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, एक कंपनी बनाएगी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शुड बी सेटअप टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस, ठीक है। एआरसी क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना समझिए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब क्या हुआ, एसेट मतलब वही बैंक के एसेट, रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, उसकी कंपनी है बेसिकली। इस तरह की कंपनी सेटअप हो, ठीक है। उनका बेसिकली काम क्या होगा यार, आप सपोज करो बैंक बैंक गया एआरसी के पास, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, कि भाई साहब ऐसा है, हमारे 2 लाख करोड़ रुपए, या सपोज करो 10 करोड़ रुपए हमारे मार्केट में फंसे हुए हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन पूछेगी आपसे, हाँ भाई कहाँ कहाँ फंसे हैं, उसने कहा कि एक
जलंधर में एक बंदे को लोन दिया था, एक बंदे को अपना चंडीगढ़ में दिया था, एक बंदे को अम्बाला में दिया था। उसने कहा इन तीनों से पैसे लेने हैं। तो कहते ठीक है 10 करोड़ का आपका लोन है, एक काम करो इसमें से 50 लाख रुपए हमारी कमीशन है। उन्होंने कहा ठीक है डन है। इस तरह से मतलब इनकी डील होती है, ठीक है। तो एआरसी का काम क्या होगा, बेसिकली वसूली भाई का काम होगा, ठीक है। शुड बी सेटअप टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस। ओके, आगे चलते हैं सर। Banks should adopt provisioning norms to keep provisions in their books against NPA. That is, bank kept provisions in their books to classify their books to classify their assets. ठीक है, बैंक्स जो अपनी बुक्स है प्रॉपर मेंटेन करे कि कौन सी चीज एनपीएस में आ रही है, कौन सी चीज एसेट्स में आ रही है, वो सब क्लासीफाई करें। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ शुरू से पहले दिन से बोल रहा हूँ कि आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स अलग होने चाहिए, हिस्ट्री के अलग होने चाहिए, पॉलिटी के अलग होने चाहिए, ज्योग्राफी के अलग होने चाहिए, ताकि ये ना हो कि पेपर आया हो और आपने एक ही रजिस्टर के अंदर पॉलिटी भी चल रही है, हिस्ट्री भी चल रही है और आप पागल हो गए, अरे यार वो वाला पॉइंट कहाँ पे था, अरे वो डीपीएसपी मैंने पढ़ना है वो कहाँ पे है, शेड्यूल कहाँ पे है, आर्टिकल 123 पढ़ना है, आर्टिकल 21 पढ़ना है, वो कहाँ पे है। समझे मेरी बात। और पॉलिटी के अलग से सेग्रीगेटेड नोट्स होंगे ना, तो आप खोलोगे अपना पढ़ लोगे, इकोनॉमिक्स के अलग से होंगे खोलोगे पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन अगर मिक्स कर दोगे तो खुद भी उलझ जाओगे और पेपर में तो उलझोगे, ठीक है। सो प्लीज मेक योर नोट्स वेरी प्रिसाइजली और उनकी सेग्रीगेशन करो, अलग अलग करके रखो ताकि इजीली हो जाए आप सभी के लिए पढ़ना। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं सर। बैंक्स शुड अडॉप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ देयर एसेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोन्स को क्लासिफाई कर देगा सो एज टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर देयर लोन्स कि हाँ यार ये भूखे नंगों के लोन दे रखे हैं और ये अमीर वालों को लोन दे रखा है। ये भूखे नंगे वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, अमीर वाले नहीं कर रहे। हालांकि आजकल अमीर वाले कर रहे हैं, भूखे नंगे नहीं कर रहे, ठीक है। तो अलग से सेग्रीगेशन हो जाएगी, ये बंदे के 2 महीने से पैसे नहीं आए, इस बंदे 1 महीने से नहीं आए, इस बंदे के 3 महीने से नहीं आए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन कर दो। उसके बाद चौथी चीज क्या है, डिसमेंटलिंग ऑफ मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरेस्ट रेट। जो फालतू की ब्याज व्याज लगा रखी है बैंक ने वो सब खत्म करो, डिसमेंटल करो। ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स फॉर द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और नए जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स रखो, ठीक है ना। ये ना हो कि वो मिनिस्टर का जानकार है उसको बैंक का लाइसेंस मिल गया ना, ट्रांसपेरेंसी रखो। ये बताइए सर, समझ आया सर, रिफॉर्म समझ में आया सर, नरसिम्हन कमेटी 1991 की रिकमेंडेशन समझ आई सर। इसमें बताइए सर क्या नहीं समझ में आया, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नहीं समझ आया पूछ लीजिए, लेकिन जेन्युइन क्वेश्चन पूछिए, ठीक है सर। डेट रिपब्लिक ट्राइब्यूनल इज अ कोर्ट। सर कोर्ट क्या होता है, कोर्ट होता है जो आपके सारे केसेस देख ले, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है। ट्रिब्यूनल होता है, अगर कोर्ट ही होता तो उसका नाम कोर्ट ना रख देते। आपको सोचो ना इसका नाम ट्रिब्यूनल क्यों रखा है, क्योंकि ट्रिब्यूनल का काम होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। काम इसके कोर्ट की तरह ही होते हैं, न्याय देता है ये भी एक तरह से। कोर्ट का काम क्या होता है, न्याय देना, है ना। काम इसका यही है, न्याय देना, बट ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ डेट रिकवरी के लिए है, सिर्फ और सिर्फ कर्ज आपका वसूलने के लिए, बेसिकली उसकी रिकवरी कैसे होगी वो बताएगा, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं सर। सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट क्या है, एक्ट समझते हो, एक्ट, एक्ट समझते हो सर आप, एक्ट समझते हो क्या होता है, क्या होता है बताइए सर, बताइए। सबसे पहले लॉ होता है, लॉ।
कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस होता है, कोई भी कानून इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके बाद बनता है एक्ट। लॉ एक्ट कब बनता है? लॉ एक्ट कब बनता है बताओ? लॉ एक्ट कब बनता है? कोई भी लॉ है वो एक्ट कब बनता है? जब वो पास हो जाता है। वो पास कैसे होता है? पास द एक्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से पास होता है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट कब से पास करने लग गया? सुप्रीम कोर्ट तो एक्ट को देखता है कि उसमें गड़बड़ी है कि नहीं, जब कोई अपील करता है। सुप्रीम कोर्ट कब से पास करने लग गया? लॉ एक्ट कब बनता है? जब सर प्रेसिडेंट साहब के साइन हो जाते हैं, ठीक है ना, लास्ट में। पहले पार्लियामेंट पास करती है और उसके बाद लास्ट में प्रेसिडेंट के जब साइन हो जाते हैं तो फिर वो एक्ट बन जाता है, ठीक है ना। सर कहाँ से पढ़ रहे हो? ये आपने अपनी मर्जी से दिया आंसर या कहीं से पढ़ा है आपने? सुप्रीम कोर्ट से पास होता है, मैम बताएंगे आप? ये आपने मर्जी से दिया है या कहीं पे पढ़ा है? फिर मेरे को, मैं फिर वो बताऊंगा ना कि आप कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो, या अपनी आपको ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट पास करता है, ऐसा ऐसा क्या? बताइए मैम। सर अच्छे से नहीं पता, मुझे लगा। तो यही हमने अपने आप से कुछ नहीं लगाना है, समझे मेरी बात? अपने आप से कुछ नहीं लगाना, ठीक है। अब घर बैठे बैठे अपने मुंह पे और अपनी उंगलियों पे थप्पड़ मार लो, ऐसे उंगली में ऐसे, घर में पेन वेन पड़ा होगा, ऐसे इस तरह से पेन फंसा के छोटे भाई को कहो कि इसके ऊपर ऐसे दबा दे, ठीक है। इस तरह दबाएगा, थोड़ा दर्द का एहसास होगा, आप इस तरह से आगे कुछ नहीं लगाओगी, ठीक है। फ्यूचर में इस तरह की बातें आपने अपने आप से नहीं लगानी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको कुछ लगा, आपको श्योर नहीं है और आपने मार्क कर दिया, तो भाई साहब दोबारा से फिर एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज, तो इस तरह से लगाना नहीं है, ठीक है आपने। सरफेसी एक्ट 2002 क्या है? सरफेसी एक्ट ये पूरे ना एक्रोनिम है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ध्यान से समझेंगे, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योर करो और उनको रिकंस्ट्रक्ट करो, किनको? फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स कौन से हैं? बैंक के लोन। और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी कि जो बैंक जो लोन देता है उसके ऊपर जो ब्याज आती है उसको सिक्योर करना इस एक्ट का काम है। अब इस एक्ट में है क्या बेसिकली? ये तो एक्रोनिम था, ये तो आपको रटना पड़ेगा। 2002 में आया ये कानून, एक्ट, ठीक है। इसका एक्ट का बेसिकली पर्पस क्या है? नाम से तो क्लियर होगी, हो ही गया होगा, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। टू रेगुलेट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, वही ऊपर वाली कहानी दोबारा एक्सप्लेन करके लिखी हुई है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स and enforcement of security interest, and to provide for a central database of security interest, ठीक है, created on property rights for matter connected therewith or incidental thereto। इसका मतलब क्या हुआ सर? ध्यान से सुनो। आप लोग बैंक में लोन लेने जाते हो तो कई बार प्रॉपर्टी के आपको कागज रखने पड़ते हैं ना, मकान घर कहते हैं ना, मूवीज में देखा होगा, मैं अपना घर गिरवी रख के लोन लेके आई हूँ, मैं अपने कंगन गिरवी रख के, है ना। तो घर के कागजात रजिस्ट्री वगैरह रखते हैं ना बैंक में, है ना, तभी आपको बैंक लोन देगा। ये तो नहीं कहेगा कि यार आपकी शक्ल जॉनी प्राइम से मिल रही है या ऋतिक रोशन से मिल रही है या शाहिद कपूर से मिल रही है तो मैं आपको लोन दे दूंगा, या देवी जी कटरीना कैफ की तरह लग रही है तो 10 लाख रुपए का लोन दे दूंगा। ऐसा तो नहीं होता ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है ना। माँ के कंगन, अपना घर या बाप की गाड़ी, कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना होता है। सिमिलरली वो कहता है कि भाई साहब हम क्या करेंगे, एक डाटाबेस बनाएंगे, मतलब प्रॉपर डाटाबेस बनाएंगे जिसमें पूरा जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो सारे मेंशन करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उनको रेगुलेट करेंगे और उनको सिक्योर करेंगे कि हाँ यार ये आपके पैसे डूबे ना, अगर, ठीक है, समझे मेरी बात। इस एक्ट का मकसद बेसिकली ये था, टू रेगुलेट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो आपके फाइनेंशियल एसेट्स खत्म हो चुके हैं, उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें
and enforcement of security interest and to provide for a central database of security interest created on property rights and for matters concerned therewith or incidental thereto, और जो भी उस प्रॉपर्टी राइट के साथ जो भी मैटर एसोसिएटेड है उसको। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं ये बताया हुआ है, जैसे कि लोन्स हो गए, बैंक डिपॉजिट्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, कैश और कैश के इक्विवेलेंट, स्टॉक हो गए, स्टॉक, बॉन्ड्स हो गए, बैंक बॉन्ड भी तो इशू करता है, अभी बताया, स्टॉक भी इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। ठीक है, इस तरह से कागज देता है ना, अगर आप एफडी वगैरह कराओ तो इस तरह से सर्टिफिकेट देता है आपको, ये लो बेटा, अब ये आपकी बेटी जब बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तो उसकी शादी करवा देंगे आज से और हमारे से पैसे ले जाना। ठीक है, तो ये बैंक के फाइनेंशियल एसेट्स हैं, याद रखना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड्स, ठीक है, स्टॉक्स, कैश और कैश इक्विवेलेंट, डेरिवेटिव्स, ये यही होते हैं यार, एफडी वगैरह के जो बॉन्ड पेपर होते हैं उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब बैंक डिपॉजिट्स हो गया, लोन और रिसीवेबल हो गया। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं सर, एआरसी, याद है मैंने अभी बताया था, एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये बताया था आपको मैंने 2 मिनट पहले। एआरसी का काम मैंने आपको बता दिया, वसूली भाई वाला काम है। पहले आपको हिंदी वर्जन बता देते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। वसूली भाई को तो आपने सुना ही होगा, वसूली भाई गोलमाल देखी होगी। सपोज करो आंध्रा बैंक है, ये गया, इसके पास 100 करोड़ के एनपीएज हैं, यानी 100 करोड़ रुपए का इसका लोन जो है वो मार्केट में फंसा हुआ है। तो इस बैंक ने अपने एनपीएज यानी बैड लोन्स दे दिए वसूली भाई को। ठीक है, वसूली भाई सेट, वसूली भाई की कंपनी है एआरसी कंपनी, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। वसूली भाई सेट दैट वी विल वसूल ऑल द एसेट्स ऑफ कस्टमर्स, ये आप टेंशन ना लो, जो भी उसने बाइक गिरवी रखी हुई है, घर गिरवी रखा हुआ है, एरोप्लेन गिरवी रखा हुआ है, जो भी गिरवी रखा हुआ है, तो हम सारा कुछ वसूल लेंगे और उससे जो पैसे बटेंगे आपके आपको दे देंगे और हमारी जो कमीशन होगी वो हम अपने पास रख लेंगे। समझे मेरी बात? अब इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है क्या? इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इंडिपेंडेंट है सर, गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टेकन ओवर फ्रॉम अ बैंक ऑफ सम ऑफ इट्स एनपीएस, यानी उसके जो बैड लोन्स हैं बेसिकली वो ले लेंगे एंड रिकवरिंग देम ऑन इट्स ओन, और वसूली भाई की टीम यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने आप रिकवर करेगी एज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी की, भाई साहब ये काम हमारा, हमें सौंप दो। ठीक है, एआरसी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? बाय द इनेक्टमेंट ऑफ सरफेसी एक्ट 2002, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपने सरफेसी एक्ट पढ़ा 2002, जिसमें क्या था कि सिक्योर करो, रिकंस्ट्रक्ट करो फाइनेंशियल एसेट्स, किसके? बैंकों के। ठीक है, तो इसी में से ही ओरिजिनेट हुआ एआरसी। ओरिजिन कहाँ से हुआ? बाय द इनेक्टमेंट ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। ठीक है, आपसे पूछेगा पहली एआरसी का नाम क्या था? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, दैट इज एआरसीआईएल, जो किसने सेटअप की थी? आईसीआई बैंक ने मिलके, आईटीबीआई, एसबीआई और एलआईसी ने, इन सभी ने मिलके एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई। ठीक है, अच्छा, जितनी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है किसके अंदर रजिस्टर्ड है? आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है, अंडर सरफेसी एक्ट 2002, जो सरफेसी एक्ट है उसके अंडर रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ। ठीक है, आपको याद रखना, दोबारा से बताता हूँ, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम क्या है? ये बैंक है, सपोज 100 करोड़ रुपए के इसके एनपीएस हुए पड़े, यानी बैड लोन्स हुए पड़े, वसूली भाई के पास गए, वसूली भाई ने कहा ठीक है हम आपका पैसा वसूल कर देंगे, बदले में हमारी कमीशन दे देना। उन्होंने कहा ठीक है, तो वसूली भाई की हेडेक है वो कहाँ से, और वसूली भाई को कहाँ से पावर मिलती है ये सब वसूलने की? बाय द सरफेसी एक्ट 2002। ठीक है, बस सिंपल सा, इसमें बताओ कुछ ना समझ में आओ, और वसूली भाई की कंपनी अपने आप वसूलेगी, उनकी हेडेक है। बताइए सर, कुछ ना समझ आया हो? ओके, आगे चलते हैं, आपको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बता देते हैं, नाम रटने की जरूरत नहीं, एक दो पता होनी चाहिए, जस्ट आप कल को आंसर राइटिंग करो तो आपको पता होने चाहिए नाम, जैसे कि रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ, इट इज अ टॉप मोस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अंबानी भाई। जेएम फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, अच्छा, और देख सकते हो आप, ARCIL,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, IARC, दैट इज इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये कुछ कंपनियों के एग्जांपल हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में पढ़ा, सरफेसी एक्ट 2002, रिफॉर्म्स जो से हुए थे पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे, नरसिम्हन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, आपका फ्लॉज क्या थे बैंकिंग सेक्टर में, ऑलरेडी बैकग्राउंड पढ़ा। ठीक है, और रिफॉर्म्स आने का क्या कारण था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। बताइए सर, कोई डाउट हो तो बताइए, तो हम लोग फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सर बैड लोन किसको कहते हैं? सारी राम कहानी खत्म हो गई, अब पूछ रहे हो राम कौन था, रावण कौन था? अरे बैड लोन, बैड का मतलब क्या होता है यार? बैड का मतलब क्या होता है? हाँ, एनपीए को कहते हैं, ठीक बताया। बैड का मतलब क्या होता है? बैड का मतलब क्या होता है भाई? अरे बैड का मतलब क्या होता है? बैड का मतलब गंदा। ठीक है, अब एनपीए को बैड बोल रहे हैं हम। अभी आपको बताया था ना एसेट। बैड लोन का मतलब लोन बैड कब हो जाता है, लोन गंदा कब हो जाता है, लोन बैड कब हो जाएगा? जब वो लोन के पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, आपके पास मशीन है सर, आपकी जूस बनाने की मशीन है सर। ठीक है, वो जूस बनाने की मशीन जूस नहीं बना रही है, अभी वो आपके लिए बेकार है, बैड है। समझे? सिमिलरली बैंक का लोन था, ठीक है, बैंक को उससे पैसे आ रहे थे, ठीक है, अभी वो बैड हो गया। इसका मतलब कि वो लोन से जो प्रॉफिट मिल रहा था वो बैंक का आना बंद हो गया, इसलिए वो बैड कहलाने लगा। समझे? एनपीए पूछ रही है मैम, सारी राम कहानी खत्म होगी। बताया तो था नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसको बोलते हैं? बैंक का एसेट क्या होता है? बैंक का एसेट होता है बैंक का लोन, या बैंक जिससे पैसे कमाता है, जो भी बॉन्ड वगैरह इशू करके, सिक्योरिटी वगैरह इशू करके। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं लोन। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक का एसेट क्या है? लोन है, क्योंकि लोन से ही बैंक को पैसे कमवाने हैं। ठीक है सर, अब होता क्या है, बैंक ने किसी उठाई गिरे आदमी को लोन दिया और उस आदमी ने बैंक का पैसा नहीं चुकाया, तो वो लोन क्या बन गया? बैड बन गया। यानी कि वो लोन क्या था? बैंक का एसेट बन गया। अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जूस की रेडी की थी, ठीक है, वो जूस की रेडी पे आपने मशीन लगाई हुई थी जूस निकालने की, धड़ाधड़ जूस पिला रहे थे आप, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर आपने रेडी लगा रखी है जूस की मशीन। ठीक है, वो धड़ाधड़ जूस पिला रहे थे, अब वो मशीन होगी आपकी खराब, यानी कि वो परफॉर्म नहीं कर रही है, यानी नॉन परफॉर्मिंग होगी यार। सिंपल सा है यार, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक का बन गया। अभी आ गया समझ भाई? ए भाई, ए बहन, किसको नहीं समझ आया था? नहीं, बाकी भी बता दो, सारे के आंसर सागर नहीं देने क्या? बाकी भी बता दो भाई, बाकियों के हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? आगे समझ? शुक्र है, शुक्र है, क्लिनिक ऑल क्लियर हो गया, शुक्र है, शुक्र है। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाया करो, थोड़ा ना वर्ड की मीनिंग समझा करो। ठीक है, अगर वर्ड का मीनिंग नहीं समझा तो दिक्कत है। आप पहले वर्ड का मीनिंग समझो, तब पूरी कहानी समझ आएगी। माई डाउट लेफ्ट, कौन सा डाउट है जी आपका, बताइए। कौन सा डाउट है, बताइए। आप मैसेज कर दो ग्रुप में, वो बता देंगे आपको। यूट्यूब पे चैनल बना हुआ, उसके ऊपर अपलोड कर दिया, उस पर अपलोड कर दिया। यार ये ना सारी इंग्लिश लिखी हुई है बेटा, ये सारी इंग्लिश लिखी हुई है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है सरफेसी एक्ट को, सिर्फ आप पहली लाइन अगर आपको समझ आ गई है तो आपको दूसरी लाइन तो बाय डिफॉल्ट आ जानी चाहिए। पहली लाइन में क्या कह रहा है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं बैंक के, उसको सिक्योरिटाइज करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। वही बात ये लिखी हुई है, टू रेगुलेट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स and enforcement of security interest act and enforcement of security interest, and to provide for a central database for security interest,
क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी राइट, कि भाई साहब कल को हम उस बंदे की प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकते हैं जिस बंदे ने कागज हमारे पास रखे हुए हैं, समझे, बैंक के पास कागजात रखे हुए हैं अपने घर के, कल को कोई चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। तो सरफेसी एक्ट अलाउ करता है बैंकों को कि भाई साहब आप अगले की प्रॉपर्टी नीलाम कर दो। सुना होगा मूवीज में नीलामी होती है ना। तो वो है यार ये सारी चीज सिक्योरिटाइज करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, तभी तो उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं दोबारा से काम करने शुरू करेंगे। समझे मेरी बात। So that's end up for the today's class.